हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के काफी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ठीक है जी। और मेरे आज का ये जो सेशन है ना, यानी कि जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बनाने में मेरे को क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और साथ में प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन पेपर को भी विजिट करना पड़ा है, तब जाके मैं आप सभी के लिए 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि लाइक ही है और जो सब्सक्राइब भी है, ठीक है। इससे पता चल पाता है कि हाँ भैया आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और मोटिवेशन यार बहुत ज्यादा मिलती है इस चीज से, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन मिलती है अगर आप ये करते हो तो, सपोर्ट करते हो तो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, कंटेंट अगर पसंद है तो आप कर भी सकते हो, नहीं पसंद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर बट उससे पहले हम लोग को समझ लेते हैं, जैसे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, जो भी आज के इस क्लास पे क्वेश्चन होने वाले हैं, आंसर किसी का नहीं लिखा हुआ है। आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, विद वहां पे डिस्कस करूंगा साथ में, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर आपको खुद ही बताऊंगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे व्हाट्सअप में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे विद आंसर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो ध्यान से देखना, वीडियो पे तो बने रहना, ठीक है। हर एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाने वाली है, विद गारंटी मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्वेश्चन हमारे सामने पहला, ऑप्टिकल फाइबर तथा इसके दो उपयोग लिखे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है यह एक प्रकाशिक तंतु होता है, सॉरी हिंदी में इसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं, ओके। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। और कभी कभी इंग्लिश वाला वर्ड ही हिंदी में दे देता है कि भैया ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को। तो यहाँ पे चीजें समझो। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ना, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करती है। क्या करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करती है। जाना मत, कहीं पे भी नहीं जाओ, वीडियो छोड़ के कहीं पे भी मत जाओ, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आंसर नहीं लिखा तो क्या हुआ, मैं लिख के बता देने वाला हूँ, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देने वाला हूँ। बाकी पीडीएफ में मैं आपको लिखाऊंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर हमारा होता है, जो हमारा प्रकाशिक तंतु होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होने वाली यह घटना होती है। अब ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या होता है? तो भैया प्रकाश सिग्नल को, ठीक है, प्रकाश सिग्नल को, प्रकाश का जो भी सिग्नल होता है, प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ठीक है। बेसिकली यही समझ लो तुम कि ऑप्टिकल फाइबर का यही यूज होता है कि प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक प्रेषित करना, भेजना, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी ऊर्जा ह्रास नहीं होती है, यानी कि इसमें एनर्जी का क्षय नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। बस यही चीजें हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो क्या करता है, प्रकाशिक तंतु, यह एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं भैया, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको उपयोग भी बात कर रहा है। तो लिख सकते हो पहला चीज कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में, भेजने में। और दूसरा ये लिख सकते हो कि जो चिकित्सक रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि आंख को देखना, नाक को जांच करना, कान को जांच करना, तो सब जितने भी जांच करने वाली चीजें होती है ना, उसमें भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ऑलराइट। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु का जो पदार्थ है ना, वो किस चीज का बना है, ठीक है, कौन से पदार्थ का बना है। तो आपको बताना होगा, यह अच्छे शीशे का कार्बन होता है। क्या होता है? अच्छे शीशे का, अच्छे शीशे का कार्बन होता है, अच्छे शीशे का कार्बन। ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए बहुत पहले भी, ठीक है। बाकी ये नहीं पूछा है आपसे कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका जो तंतु होता है वो कौन से पदार्थ का बना होता है। तो याद रखना, अच्छे शीशे का कार्बन होता है, ठीक है जी। चलो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाए। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखे। विकिरण की क्वांटम सिद्धांत। और आपको पता है प्लांक, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, प्लांक के विकिरण क्वांटम सिद्धांत। इनके अनुसार जो प्रकाश होती है, जो प्रकाश चलती है, वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, ठीक है। जो प्रकाश चलती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में इस तरीके से चलती है। ये जो बंडल होता है, ये आपका फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका फोटोन कहलाता है, ठीक है, ये आपका फोटोन कहलाता है। और यही आपका विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। और जो फोटोन का ऊर्जा होता है, कितना होता है एक फोटोन का ऊर्जा? तो एक फोटोन का ऊर्जा आपका होता है एच न्यू, ठीक है, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू। तो ऊर्जा है तो भैया मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ई बराबर हो गया हमारा एच न्यू। और ई बराबर का आप न्यू को आप लिख सकते हो सी बटा लेमडा, तो एच सी बटा लेमडा यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा ऊर्जा होता है। क्या होता है? फोटोन का ऊर्जा होता है। एक फोटोन का जितना एनर्जी होता है वही है आपका। एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें तो समझना, एक कूलम्ब आवेश को आपको परिभाषित करना है तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि आपका धारा का वैल्यू होना चाहिए 1 एम्पियर, और टाइम होना चाहिए भैया 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा अगर तुम 1 सेकेंड तक प्रवाह करोगे तो वो हमारा एक कूलम्ब आवेश कहलाता है, ठीक है। कूलम्ब किसका ऐसा ही मात्रक होता है? चार्ज का। किसका? चार्ज का। ध्यान रखोगे, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज होते हैं भैया दो प्रकार के, पॉजिटिव
और निगेटिव, ठीक है। आवेश का ऐसे मात्रक तो कूलम हमारा हो ही गया। आवेश का बीमा बता दो इसी के साथ, आवेश का बीमा होता है एटी। चीजों को समझते चलो साथ में, ठीक है। चलो जी, अंपायर का परिपथ नियम नहीं यार, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, एम्पियर सर्किट और लॉ। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? कोई भी बंध है, ठीक है, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, ठीक है, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का, चुंबकीय क्षेत्र बी का, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, यानी कि बंद परिपथ के द्वारा बोल रहा है ना। तो किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय जो आपका समीकरण होता है, वो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, कुल धारा का म्यू नॉट गुना। यानी कि यहां से आपका कुल मिला के फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे आ गया एम्पियर का नियम का, कि बी वेक्टर के फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। धारा पे मैंने वेक्टर नहीं दिखाया क्योंकि ये हमारा अदिश राशि है और म्यू नॉट हमारा एक कांस्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेना आप सभी। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में आपको अंतर बताने हैं, ठीक है। बेसिकली इनका दोनों का आप डिफिनेशन लिखे तो आपको आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। आवर्धन क्या होता है कि देखो, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की जितनी हाइट है और जो आपका प्रतिबिंब का हाइट है, उसके अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन समझ गए। मान लो वस्तु की हाइट है कितना भैया, मान लो वस्तु की हाइट है भैया u1, ठीक है, और जो आपका प्रतिबिंब है उसकी हाइट है v1, ठीक है, v1, या फिर u1 v1 क्यों दिखाना, जब एक एक है ही तो u बटा v दिखा दो। ये आपका आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आवर्धन हो गया। लेकिन आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जो वस्तु की ऊंचाई होती है, वो जितने कोण के साथ, ठीक है, जितने कोण के साथ वो खड़ी रहती है, जैसे मान लो ये हमारा कोई मुख्य अक्ष हो गया, इस पे मैंने वस्तु को रखा है, जितने एंगल के साथ ये खड़ी रहती है, ठीक है, यानी कि वस्तु की एंगल, वस्तु की हाइट, वस्तु के एंगल, ठीक है, और प्रतिबिंब के एंगल के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, समझाइए। एक मान लो ये हमारा कोई कुंडली है, क्या है जी, कुंडली है, और इसके समीप मान लो मैं कोई चुंबक लेके जा रहा हूँ, इसके समीप में क्या कर रहा हूँ, एक चुंबक लेके आ रहा हूँ इसके समीप, ठीक है। अब इसके समीप में चुंबक लेके आ रहा हूँ, तो इससे जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो इससे होके गुजरेगी, इस कुंडली से होके गुजरेगी, सही बात है। अब इस कुंडली से होके गुजरेगी तो इसमें क्या होगा भैया, धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। अब ये धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है? एक्चुअल में मैं इस चुंबक को इधर आसपास ला रहा हूँ, इसके कभी ले जा रहा हूँ, कभी हटा रहा हूँ, कभी पास ला रहा हूँ, कभी हटा रहा हूँ। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा है ना, ये फाइनल तौर पे देखा जाए तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां से आप कह सकते हो कि ऊर्जा का ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, यानी कि ये जो है ना ऊर्जा संरक्षण नियम का सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि कहीं से भी इसमें ऊर्जा हास नहीं हो रहा है। यानी कि फाइनल तौर पे बात करी जाए तो जो यांत्रिक ऊर्जा है हमारी, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा हास हो ही नहीं रहा, तो बस सही ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, ठीक है। आगे आ जाओ, 7 नंबर। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त की जो आपका कला कोण होना, जो दोनों स्रोत होना चाहिए, ठीक है, उसका कला कोण समान होना चाहिए, कला कोण समान कला में होना चाहिए चीजें, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है? तो जो संधारित्र की धारिता होती है ना, वो प्लेटों के क्षेत्र पे, जो प्लेट है ना इसके क्षेत्र पे, यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ए का, एरिया का। तो प्लेटों के क्षेत्र पे, ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल पे, पहला चीज कि जो हमारा संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। और उसके बाद देखो, इन प्लेटों के बीच में जो हमारा अलग मीडियम होता है, चाहे निर्वात हो या फिर चाहे जल हो या फिर कोई और चीज हो, कोई मीडियम के फॉर्म में कोई भी कांच वगैरह कोई भी चीज आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो मीडियम है ना, इसकी विद्युतशीलता पे, ठीक है, यानी कि इसका परावैद्युतांक पे, ठीक है, चीजें समझ गए। बस संधारित्र की धारिता इन्हीं दो बातों पे निर्भर करती है, पहला कि समानुपाती ये, यानी कि प्लेटों के क्षेत्रफल पे, और प्लेटों के बीच में जो हमारा मीडियम है उसके विद्युतशीलता पे। ऑलराइट, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पदार्थ का आपका प्रतिरोधकता है वो किन दो बातों पे निर्भर करता है? तो पहला कि टेम्परेचर पे, ठीक है, जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और पदार्थ की प्रकृति पे, बस इसी दो पे डिपेंड करता है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पे। तो ये चीजें मैंने बता दी, मेरे को मन किया बताने का, इससे रिलेटेड था थोड़ा बहुत। तो विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक के दो बीच अंतर, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक के बीच आपको दो अंतर बताने हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे आप सभी? मैं छोड़ दूं या फिर मैं बता दूं? बोलो, जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। बोलोगे छोड़ने के लिए तो मैं छोड़ भी दूंगा, बोलोगे बताने के लिए तो मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तो विद्युत चुंबक में बेसिकली क्या होता है ना कि विद्युत चुंबक का इसमें जो चुंबकशीलता होता है ना, इसमें बदल सकता है, ठीक है। विद्युत चुंबक में जो इसका चुंबकीय प्रबलता होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। लेकिन अस्थायी चुंबक में ऐसा नहीं है, इसकी जो प्रबलता है वो बिल्कुल अस्थायी रहती है, स्थिर रहती है। ओके जी। और ये जो हमारा विद्युत चुंबक है एक कम विद्युतशीलता रखता है, कम विद्युतशीलता रखता है। लेकिन ये जो अस्थायी चुंबक है ये हमारा ज्यादा विद्युतशीलता रखता है, ठीक है। चलो, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच दो व्यवहारिक गुणों से अंतर आपको बताने हैं।
अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बीच आपको दो व्यवहारिक गुणों से क्या करना है भैया, अंतर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंतर बताना है ना, तो यहाँ पे बता दो आप, नॉर्मल है। जैसे कि अनुचुंबकीय में क्या होता है, अच्छा एक चीज जानते हो ना, देखो पहले हमारा होता है प्रतिचुंबकीय, पहला हमारा प्रतिचुंबकीय, अब प्रतिचुंबकीय उसके बाद अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय के बाद हमारा होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय के बाद हमारा होता है लौह चुंबकीय, ठीक है। पदार्थ के 3 गुण होते हैं। अब इसकी चुंबकशीलता कितनी होती है, इसकी चुंबकशीलता प्रतिचुंबकीय की 1 से छोटा होती है, ठीक है। अब इसका चुंबकीयशीलता 1 के बराबर होता है और इसका जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है, 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि जो प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय इसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है, ठीक है, इसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है, ठीक है। और जो अनुचुंबकीय है इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, 1 से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जो अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, यह पदार्थ को अपने ओर अस्थायी रूप से आकर्षित करता है, ठीक है। और लेकिन जो प्रतिचुंबकीय हमारा होता है भैया, आकर्षित ही नहीं करता, कहता है कि भागो तुम जाओ यहां से, ठीक है। ये चुंबक को क्या करता है, विकर्षित करता है, रिपेल करता है, ठीक है जी, यानी कि विकर्षण करता है, विकर्षित करता है, आने नहीं देता अपने पास, भगा देता है मार के, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करी जाए तो अनुचुंबकीय में आप ले लो भैया, वही आपका एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया। और प्रतिचुंबकीय के एग्जाम्पल में ले लो आप सोना ले लो, ठीक है, सोना ले लो, चांदी ले लो, ठीक है, सोना चांदी ले लो, एंटीमनी ले लो, ठीक है। तो सब चीजें आप ले सकते हो एग्जाम्पल में। आगे आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुण। तो प्रतिचुंबकीय के पदार्थ के दो गुण आप पहला ये लिख सकते हो कि इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से कम होती है, इसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। और एक चुंबक को क्या करता है, अपनी ओर विकर्षित करता है, यानी कि चुंबक कोई अपनी ओर आने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निरोधी विभव क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की निरोधी विभव क्या है, ठीक है। निरोधी, विरोधी नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में निरोधी होना चाहिए था, ठीक है। तो निरोधी विभव क्या होता है, तो वह ऋणात्मक विभव, ठीक है, वह ऋणात्मक विभव जिसे भैया आप एनोड पे देते हो, क्या करते हो, एनोड पे देने से इसका प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। ध्यान से समझो, निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव होता है, ठीक है, जो आप एनोड पे उस ऋणात्मक विभव को दोगे ना, तो इसका जो प्रकाश विद्युत धारा है, आपका एनोड है, ठीक है, एनोड है। तो यहां से जब आप ऋणात्मक विभव को एनोड पे आपतित कराओगे तो यहां से इसकी जो प्रकाश विद्युत धारा है वो जेडी और हो जाएगी, यानी कि शून्य हो जाएगी, वही आपका निरोधी विभव कहलाता है। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में आपको संबंध स्थापित करना है। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में आपको संबंध पता है, म्यू बराबर 1/c, यही आपको दिखाना है। अब यहाँ पे आ जाइए जी, आप याद करिए क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन। क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, तो कि भैया जब आप मान लो कोई सतह है कि नीचे सघन से आप रेल में भेजते हो, तो जो परावर्तित किरण होता है वो इसी पे क्या हो जाता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से चला जाता है, इसी तल पे बा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि जो परावर्तन किरण है उसे मैं 90 डिग्री लिख सकता हूँ यहाँ से क्रिटिकल एंगल के डिफिनेशन के अनुसार। ओके जी। और यहाँ पे जो एंगल आई है, यानी कि प्रकाश है ना, तो प्रकाश मतलब देखो यहाँ पे जो आपका आई जा रहा है, ठीक है, एंगल आई बन रहा है, ठीक है, यहाँ से परावर्तित किरण यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के अनुसार यही होता है कि समकोण बना लेता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू तो यहाँ से 90 डिग्री हमको पता चल गया, ठीक है, आर का वैल्यू हमारा 90 डिग्री पता चल गया, ओके। और क्या क्रिटिकल एंगल के डिफिनेशन के अनुसार पता चला, तो आई जो है वो क्या है, ये प्रकाश जा रहा है ना, ये प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश का वेग, ठीक है, यानी कि आई की जगह मैं सी लिख सकता हूँ ना, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल के डिफिनेशन के अनुसार अगर मैं चलूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, चीजें समझ गए। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आई बराबर मैं यहाँ से क्या क्या लिख सकता हूँ, चीजें मैंने आपको अभी जस्ट बताया, मैं आई बराबर सी लिख सकता हूँ, ठीक है, आई बराबर मैं सी लिख सकता हूँ, और आर बराबर का 90 डिग्री लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आप स्नेल के नियम से, क्या आ जाओ, स्नेल लॉ। अब स्नेल के नियम के अनुसार चलोगे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, तो यहाँ पे चीजें आपको देखो क्या मिलेगी। आपको स्नेल का नियम पता है ना, μ1/μ2 बराबर का साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, किसको किसको पता है। तो आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है साइन आई की जगह सी, साइन आई की जगह सी पुट करना है, ठीक है। तो साइन सी यहां से कर दो, साइन सी यहां से कर दो, साइन आर की जगह आप 90 पुट करोगे, साइन 90, ठीक है, साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो बटा में 1 दिखा दो। तो कुल मिला के यहाँ पे बात करी जाए तो आपके पास आ गया μ1/μ2 बराबर का साइन सी बटा में 1। अब यहाँ पे चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक इन द केस ये होता है
कि जो आपका म्यू2 है ना, जो आपका म्यू2 है वो 2 के बराबर, सॉरी म्यू2 जो है वो आपका म्यू के बराबर होता है, ठीक है, और जो आपका म्यू1 है वो होता है 1 के बराबर। एक केस आपको याद होने चाहिए। तो म्यू1 की जगह आपको 1 लिखना है, म्यू2 की जगह आपको म्यू करना है। तो म्यू1 की जगह अगर मैं 1 कर दूं, म्यू2 की जगह मैं कर दूं म्यू, तो हमारे पास आ गया 1 बटा म्यू बराबर का साइन सी बटा का 1। अब इसको आपको कुछ नहीं करना, अब इसको पलट दो, तो म्यू बराबर का हो गया 1 बटा का साइन सी, ठीक है। दैट इज यही रिलेशन होता है हमारा क्रिटिकल एंगल और क्रांतिक कोण में, ठीक है। म्यू बराबर 1 बटा साइन सी, ओके। क्रिटिकल एंगल और हमारा अपवर्तनांक हमारा यहाँ पे है, क्रिटिकल एंगल हमारा यहाँ पे है। चलो जी आगे आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं आप सभी को बढ़ जाऊं, ठीक है। प्राथमिक तथा द्वितीय इंद्रधनुष में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं, ठीक है। प्राथमिक तथा द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करने, देखो एग्जाम में किस तरीके से आप करोगे। यहाँ पे आप एक क्या कर लोगे, लाइन ले लोगे मस्त, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग कर दोगे कि भैया प्राथमिक क्या है, यहाँ पे हेडिंग कर दोगे द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे प्राइमरी रेनबो, यहाँ पे लिख दोगे आप सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। अंतर यहाँ पे देते चले जाओ, 2-3 जितने आपको अंतर देने हैं, ठीक है। तो अंतर यहाँ पे देख लो। प्राथमिक में इंद्रधनुष में क्या होता है कि आपका लाल रंग ऊपर होता है, बैगनी नीचे, इसमें बैगनी ऊपर लाल रंग नीचे, ठीक है। अगर आप कंपेयर करते हो प्राथमिक तथा द्वितीय इंद्रधनुष को, तो द्वितीय तरंग धनुष के अपेक्षा जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना, इसका ज्यादा होता है वो क्या, तीव्रता, ठीक है। ये ज्यादा चमकीला होता है हमारा प्राथमिक, ठीक है, ज्यादा चमकीला होता है, ये थोड़ा कम चमकीला होता है द्वितीय इंद्रधनुष, ओके। अंतर क्लियर है। हाँ एक चीज ध्यान दो कि जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो प्राथमिक में एक बार होता है, लेकिन द्वितीय इंद्रधनुष में जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसमें 2 बार होता है, ओके। चलो जी आगे आ जाओ। 15 नंबर दिल्ली आवृत्ति, अरे भैया कोलकाता आवृत्ति लिख देते आप, नहीं दिल्ली होता है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आवृत्ति। दिल्ली आवृत्ति और कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में क्या होता था भैया, कोई भी सतह है, इस पे भैया है इलेक्ट्रॉन, अब इस पे भैया है इलेक्ट्रॉन, अब इस पे तुमने दिया हिट या फिर तुमने क्या दिया, इसमें मारा लाइट, ठीक है, प्रकाश दिया। और प्रकाश देने के बाद क्या होता था, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, वो यहाँ से क्या कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। मैंने यहाँ पे क्या दिया भैया, प्रकाश दिया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू, ये आपका क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अब देहली आवृत्ति क्या होता है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे आप सतह पे आपतित कराने से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाए, वो हमारा देहली आवृत्ति कहलाता है। कार्यफलन, वह ऊर्जा, वह एनर्जी जो किसी सतह पे देने से वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर जाए, ठीक है, वही आपका कार्यफलन कहलाता है। तो देहली आवृत्ति का मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा से है, ठीक है, जिसे आप सतह पे आपतित करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा कार्यफलन, तो वह न्यूनतम कार्यफलन का मतलब हमारा वह न्यूनतम ऊर्जा से है जो कि आप इस सतह पे आपतित कराते हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, चीजें क्लियर है। चलो जी 16 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाता हूँ, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। सौर सेल को समझाइए। सौर सेल जो होता है वो पीएन संधि डायोड वाला या एक ऐसा युक्ति होता है या एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसपे अगर तुम क्या करोगे, प्रकाश को आपतित कराओगे, लाइट को अगर आप आपतित कराओगे, तो यहाँ से भैया ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब जब यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि यहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो सौर सेल होता है, सौर सेल मान लो हमारा कोई सौर सेल है। अब सौर सेल पे आप क्या करते हो, सौर सेल पे आप क्या करते हो भैया, प्रकाश को आपतित कराते हो। अब प्रकाश आप जैसे ही इस पे आपतित कराते हो तो इसमें भैया उत्पन्न हो जाता है ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। अब जब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि इसमें धारा भी उत्पन्न हुआ, ठीक है, इसमें धारा उत्पन्न हो जाता है। तो सौर सेल को चीजों को समझ गए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं ना कि भैया जो प्रकाश को विद्युत में बदल दे, ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी सही है, बस यही तो होता है यार, और क्या होता है। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा ना कि हाँ भैया पीएन संधि डायोड के एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ये ऐसा वैसा, पूरी आपको कहानी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं थॉट में चल सकता ना कि भैया हाँ प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, सौर सेल कहलाता है। अब आपको नहीं याद है तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा थोड़ा। एक चीज और समझ लो कि जो हमारा सौर सेल होता है, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारा सौर सेल होता है ना, जो हमारा सौर सेल होता है, ठीक है, वो अर्धचालक का बना होता है। किस चीज का बना होता है, अर्धचालक का, ठीक है, अर्धचालक का बना होता है। तो सब चीजें आप ध्यान रखोगे। आगे आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन। लेजर किरण की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताएं। जो लेजर किरण होता है जी, वो स्टील के प्लेट को छेद कर देता है, स्टील के प्लेट को छेद कर देता है। मान लो हमारा स्टील का प्लेट है तो इसे क्या कर देगा, छेद कर देगा, ठीक है। इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोई और लाइट सोर्स, ठीक है। यानी कि कोई एक टॉर्च ले लो, ठीक है, मान लो हमारा कोई टॉर्च है। अब टॉर्च की तुम कंपैरिजन कर सकते हो क्या,
टॉर्च की कंपैरिजन कर सकते हो लेजर किरण से। लेजर की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अगर मैं प्रकाश स्रोत बात करूं तो लेजर किरण का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तीव्रता ज्यादा होता है। लेजर किरण को हम लोग इसकी जो तीव्रता है इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसे ज्यादा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ विशेषताएं हैं, बाकी आप अपने हिसाब से और ज्यादा चाहो तो लिख सकते हो 2-3। अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो अर्धचालक से मैं यही समझता हूं जी कि जिसकी चालकता चालकों से कम, जिसकी चालकता चालकों से कम तथा अचालक, अचालक का मतलब कुचालक, ठीक है, अचालकों से अधिक होती है, यानी कि बीच बीच में होता है, वो हमारा अर्धचालक कहलाता है। फिर से समझो, जिसकी चालकता चालकों से कम, जिसकी चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से अधिक होती है, वो हमारा अर्धचालक कहलाता है। ओके, चलो जी। नैंड गेट का आपको संकेत देना है, ज्यादा हैंग नहीं हो, बस आपको संकेत देना है। नैंड गेट क्या होता है? तो भैया नैंड गेट आपका जो होता है ना, वो मैं आपको बता दूं, नैंड गेट आपका एंड और प्लस में नॉट गेट का मिश्रण होता है। ओके, एंड गेट और नॉट गेट का मिश्रण होता है हमारा नैंड गेट। ओके जी। अब यहाँ पे चीजें समझो, नैंड गेट का अगर वो बात कर ली जाए संकेत की, तो यहाँ पे 2 आउटपुट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें होती है, ठीक है, मेरे को बनाने नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा, लेकिन ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। यहाँ पे नॉट का संकेत लगा दो आप, ये हो गया हमारा, ये संकेत हुआ नहीं, हाँ यही तो संकेत हुआ हमारा ना, ठीक है। लेकिन अगर वही बात कर ली जाए बुलियन व्यंजक, ठीक है, बुलियन व्यंजक में मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझ लो, संकेत तो हमारा हो गया, ठीक है। बुलियन व्यंजक मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नैंड गेट हमारा क्या होता है, एंड और प्लस में नॉट का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ऑट एंड का क्या होता है, एंड का हमारा क्या होता है, y इक्वल टू, एंड का क्या होता है हमारा बुलियन व्यंजक, y बराबर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। नैंड एंड का यही होता है ना, सॉरी, a इंटू बी होता है, a इंटू बी होता है। अब नॉट, नॉट का होता है आपका ऊपर बस एक बार लगा दो, y बराबर a इंटू बी, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और का बताओ, और का बुलियन व्यंजक बताओ, फिर नॉट का बुलियन व्यंजक बताओ, ठीक है, फिर नॉर का बताओ और फिर नैंड का बताओ, सबका बुलियन व्यंजक आपको बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और का जो होता है वो आपका होता है y बराबर a प्लस बी, ठीक है, और का क्या होता है y बराबर a प्लस बी, ठीक है। नॉट का आपका होता है y बराबर a के ऊपर बस आप एक बार लगा दो, वही आपका हो गया नॉट का। नॉर का क्या होता है, नॉर का होता है भैया और के ऊपर आप एक बार लगा दो, ये आपका नॉर का बन गया, ठीक है। और नैंड का, तो एंड के ऊपर, अच्छा एक मिनट, मैंने एंड का नहीं दिखाया क्या, चलो एक और कर लो एंड, ठीक है, एक और कर लो एंड। एंड का होता है a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी। तो नैंड है तो एंड के ऊपर आप बार लगा दो, यानी कि y बराबर का a इंटू बी के ऊपर आप बार लगा दोगे तो ये हमारा नैंड गेट हो जाएगा। चलो जी, 20 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरण के किन्हीं 2 गुण को आपको बताना है। जो एक्स किरण होता है यह विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इस पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है, ठीक है। और 2 गुण की बात कर रहा है, तो पहला गुण तो ये लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि विक्षेपित नहीं होती है। और दूसरा चीज कि जो एक्स किरण की भैया जो चाल होती है, इसकी जो वेग होती है, चाल या फिर वेग कह लो, ये प्रकाश के वेग के बराबर होती है। किसके वेग के बराबर होती है? प्रकाश के वेग के बराबर, ध्यान रखोगे। 21 नंबर, माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो? माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है, तो माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक, जैसे मान लो, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। मान लो भैया कोई हमारा सतह है, ठीक है, ऊपर हमारा निर्वात है, ऊपर हमारा निर्वात है, ऐसे मैं नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो, हाँ यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ठीक है। चलो, ऊपर हमारा निर्वात है, ऊपर हमारा निर्वात है, और नीचे है भैया हमारा जल, ठीक है, नीचे है हमारा जल। ओके, यहां से मैंने कोई प्रकाश किरण डाला, यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। अभिलंब को मैं थोड़ा और सीधा कर लूं, ठीक है, अभिलंब हो गया। एक्चुअल में इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है क्योंकि ये विरल से सघन में आ रही है। ओके, तो चीजें समझो, ये आ रही है, एंगल आई यहाँ पे बनेगा, ये मुड़ गई ऐसे, ये हमारा एंगल आर बनेगा, ठीक है, चीजें समझ गए। तो बात यहाँ पे ये करी जा रही है कि भैया माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। तो एक चीज देखो, जब कोई दूसरे माध्यम से, देखो पहला निर्वात था हमारा, पहला मीडियम हमारे निर्वात था, नीचे आए तो हमको जल मिला, नीचे हमारा जल है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसके वेग में तो परिवर्तन होगा, चाल में भी परिवर्तन होगा, तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि नियत रहती है? आवृत्ति। एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, सब चीज बदल जाएगा आपका, ठीक है, आपका वेग बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगा, सेम चीज है ना सारे, ठीक है। तरंग दैर्घ्य आपका बदल जाएगा, लेमडा का वैल्यू आपका बदल जाएगा, लेकिन जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है आपका कोई भी हर हालत में चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, चीजों को समझ गए आप अच्छी तरीके से। बाकी माध्यम की अपवर्तनांक जो होती है वो यही बताती है कि पहले माध्यम में आपकी प्रकाश की चाल कितनी थी,
और दूसरे माध्यम में आपकी प्रकाश की चाल कितनी है। बस यही, कितना गुना बढ़ा या फिर कितना गुना घटा, यही आपका अपवर्तनांक बताता है। ठीक है, यानी कि किसी माध्यम की अपवर्तनांक वह संख्या होती है जो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक पहले माध्यम, ठीक है, जो दूसरे पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना गुना कम या फिर ज्यादा है, वो चीज को बताती है। बस बस चाल को कंपेयर करती है। ठीक है, आगे आ जाओ। 22 नंबर कि गॉस के प्रमेय को बताना है। आप सभी को पता है कि जो गॉस का प्रमेय होता है, जो गॉस का प्रमेय होता है, ये बंद सतह के लिए लागू होता है। कैसे सतह के लिए लागू होता है? बंद सतह के लिए लागू होता है। यानी कि हमारा हमारा मान लो कोई बंद सतह है, ठीक है, इससे होके विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, इससे होके विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसके अंदर उपस्थित आवेश है हमारा Q। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसकी संख्या क्या कहलाती है? हमको विद्युत फ्लक्स कहलाती है, हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ओके, तो गॉस बाबा ने कहा, गॉस का प्रमेय यही होता है कि जो किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली जो कुल फ्लक्स है ना, जो कुल फ्लक्स है वो आपके 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होती है इसमें उपस्थित आवेश के। अब ये क्या बात हुई जी? हाँ जी, ध्यान से समझो। गॉस साहब ने बताया कि जो है हमारा कोई बंद सतह, पहला चीज कि गॉस का जो प्रमेय होता है, गॉस का जो थ्योरम होता है, वो बंद सतह के लिए लागू होता है। ध्यान दो, पहला चीज ये कि ये बंद सतह के लिए लागू होता है। ठीक है, चलो, अब ये बंद सतह के लिए लागू होता है, तो बंद सतह से होकर जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो फाई, यानी कि विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है ना। ऐसा पढ़ रखे हो यार, सब चीजें कंफ्यूज नहीं हो सब चीजें में। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कोई बंद सतह है, उससे होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि विद्युत फ्लक्स, समझ रहे हो चीजें, इसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स हो गया, इसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना भी मैंने कर दिया। चीजें समझ गए, चीजें यहां से क्लियर हो गई। अब यहां से आप फाई का वैल्यू निकालो तो आपको क्या मिलेगा? Q/का एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, Q/का एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना? अब आगे करना क्या है भैया? यही आपका गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम आपका आ गया। ठीक है, लेकिन 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है भैया कि इसे आप सत्यापित करो, किस तरीके से आया। ठीक है, तो दीर्घ के ऊपर भी मैं वीडियो ला रहा हूं जिसमें मैं टॉप 50 दीर्घ उत्तरीय भी कराने वाला हूं। सब्सक्राइब कर देंगे आप सभी चैनल को मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए। चलो जी, विद्युत, अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन, हाँ 23 नंबर क्वेश्चन, आप ऐच्छिक परावैद्युता को परिभाषित करें। आप ऐच्छिक परावैद्युता को परिभाषित करें। आप ऐच्छिक परावैद्युता को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। तो किसी माध्यम की अपवर्तनांक तथा निर्वात के अपवर्तनांक को हम लोग अपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। यानी कि ई आर का जो वैल्यू होगा वो हमारा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन इसे भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन है हमारा कोई भी मीडियम का अपवर्तनांक, ये है हमारा निर्वात का, ठीक है, यानी कि वैक्यूम का परावैद्युतांक। ओके, अगर आपसे पूछा जाए मात्रक, तो मात्रक विहीन होता है, ये मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, इसका होता है C2, इसका होता है C2n-1 m-2, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी तो यही होगा ना, इसका भी तो यही होगा। भैया कट गया तो इसका मात्रक कोई नहीं आएगा, मात्रक विहीन होता है, याद रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में आपको संबंध स्थापित करने हैं, यानी कि E बराबर -dV/dr, ये जो रिलेशन होता है ना, इसे आपको सत्यापित करना है। ठीक है, इसे आपको प्रूव करना है। अब आप भूल जाओ कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं भैया 2 नंबर का क्वेश्चन, आपको 2 ही नंबर मिलने वाले। ठीक है, आपको 2 ही नंबर मिलने वाले। तो यहाँ पे चीजें आप समझो, यहाँ पे ये आपको तो ये समझ गया ना कि आपको ये वाले रिलेशन को दिखाना है, E बराबर -dV/dr को आपको दिखाना है। एक काम करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² कहोगे। ठीक है, Q/r² कहोगे, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब आप विद्युत विभव का व्यंजक बता दो, तो विद्युत विभव का व्यंजक आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? V बराबर आपका होता है, एक मिनट, W क्यों लिखा जा रहा भाई, V लिखा ना। तो विभव का व्यंजक होता है 1/4πε0 और Q/r। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करो, डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना आप सभी, समीकरण सेकंड को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष आप अवकलित कर दो समीकरण सेकंड को। ओके, तो आर के सापेक्ष अगर आप अवकलित करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, आप समीकरण सेकंड के कर रहे हो। ठीक है, आप इसे क्या कर रहे हो, समीकरण सेकंड को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dV/dr। ठीक है, और यहाँ पे 1/4πε0 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छोड़ दो, यहाँ पे Q यहाँ ला दो। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, पता है किसको? 1/r को dr के रिस्पेक्ट में, 1/r को आप dr के रिस्पेक्ट में कर दो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ। अब तुमको डिफरेंशिएट करना है 1/r का, ठीक है, 1/r का dr के रिस्पेक्ट में। अब तुम r को ऊपर भेजोगे तो आपके सामने आ जाएगा r इनवर्स। ठीक है, r इनवर्स। अब आपको पता है कि
एक्स का पावर, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स का पावर अगर एन रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन को नीचे ला दो और इंटू एक्स में से एन माइनस वन कर दो। ये चीज आप पढ़े हो, अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो पढ़े हो, बाकी बायो के स्टूडेंट हो तो फिर आपको भैया दिक्कत बा, ठीक है, कोई बात नहीं। आर इनवर्स आपका हो गया, आर इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि जो आपका ऊपर घात में है उसे आप इंटू मिला दो, तो माइनस वन है तो नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो माइनस मैंने नीचे ला दिया। अब आर है तो आर छोड़ दो, अब इसमें से एक घटता है, यानी कि माइनस वन है पहले से, एक घटेगा तो माइनस का टू हमारा आ जाएगा, माइनस का टू हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, वन बटा का माइनस का वन बटा आर स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में, माइनस का वन बटा आर स्क्वायर आया, कुल मिला के यहाँ से बात करी जाए तो माइनस का वन बटा आर स्क्वायर कैसे कैसे आया मैंने सारे आपको निकाल के दिखा दिए, ठीक है। तो माइनस का वन बटा का आर स्क्वायर, तो डीवी अपॉन में डी आर, डीवी अपॉन में डी आर इक्वल टू माइनस का वन बटा का फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं क्यू को यहाँ ला देता हूँ, ठीक है, क्यू और आर स्क्वायर, ठीक है। हमारा वन बटा का आर स्क्वायर आया था, वन माइनस वन बटा का आर स्क्वायर, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया और आर स्क्वायर यहाँ पे है जी, ठीक है, चीजें समझ के। बाकी क्यू यहाँ पे था तो क्यू को मैंने यहाँ पे ला दिया। चलो अब एक चीज आप भैया देखो, अगर आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ से ही चीज आपको दिख रही होगी, डीवी बटा डी आर बराबर आपका इतना आ गया, ठीक है, तो डीवी बटा डी आर। अगर आप मैं आपको कहूं कि समीकरण फर्स्ट को और इसको आप देखो तो क्या सेम आपको दिख रहा है, लेकिन किसका फर्क है, माइनस का, माइनस का। तो मैं इसके जगह माइनस ई लिख सकता हूँ क्योंकि ये पूरा हमारा ई का वैल्यू है, ठीक है, ये जो हमारा पूरा चीज है ना वो हमारा ई का वैल्यू है, ये हमारा पूरा ई का वैल्यू है, तो इसके जगह मैं माइनस ई लिख सकता हूँ। अब भैया माइनस को इधर भेज दो तो ई बराबर माइनस डी भी अपॉन का डी आर, क्या हमको यही रिलेशन को बिल्ड करना था, क्या हमको यही रिलेशन को प्रूव करना था, तो जी हाँ हमको यही रिलेशन को प्रूव करना था, तो फाइनल तौर पे हो गया। चीजें आप ध्यान रखोगे अच्छी तरीके से, बस कुछ नहीं करना, विद्युत विभव का व्यंजक लिख देना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिख देना और विद्युत विभव वाले को डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। आगे आ जाओ, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो आप ये चीज जानते हो ना, ई बराबर एच न्यू जानते हो, एच न्यू को आप एच सी बटा लेमडा लिख सकते हो, ठीक है, एच सी बटा लेमडा लिख सकते हो, इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मानो, ठीक है। अब आइंस्टीन के सापेक्ष, आइंस्टीन का जो हमारा समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन का जो समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसे आप मान लो समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप एक बार देखो प्लीज, एक बार जरूर से जरूर आप देखो। समीकरण सेकंड में आपको क्या चीजें दिख रही है, आपका जो लेफ्ट हैंड वाला चीजें है वो आपका सेम है, ओके, बाकी राइट हैंड वाला डिफरेंट है। तो आपको क्या पता है कि जब अगर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में बाएं साइड वाली चीजें समान हो जानी चाहिए, तो एक्चुअल में वो दाएं वाली चीजें भी एक दूसरे के समान होती रहती है, ठीक है, होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच सी बटा लेमडा, एच सी बटा लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एच सी बटा लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहां से मैं एक काम करता हूँ, वो काम ये है कि अगर मैं लेमडा का वैल्यू निकालना चाहूँ, एच सी बटा लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ओके जी। अब यहां से मैं एक काम करता हूँ, वो काम ये है, ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यार। पहला चीज यहाँ पे आप देखो, लेमडा का वैल्यू निकालो ना, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आप यहाँ से निकालो, लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो, हाँ वन बटा लेमडा है हमारा। अब यहाँ पे एम सी स्क्वायर है, एम सी स्क्वायर ये हमारा इधर आ जाएगा, तो एच सी हमारा हो जाएगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, एक सी से एक सी कटा तो ऊपर बचा एम सी और नीचे में बटा एच, यानी कि वन बटा लेमडा इक्वल टू एम सी बटा का एच, ठीक है। अगर मैं ले अच्छा एच बचा ना, एच बचा एम सी बटा का एच, अगर मैं लेमडा करूँ, यहाँ से लेमडा करूँ, मैं पलट दूं तो एच बटा का एम सी, एच बटा का एम सी, ठीक है, यही हमारा आ गया है, यही हमारा होता है डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक। लेकिन यहाँ पे भैया कोई प्रकाश की चाल से चल रहा है तब तो आप यहाँ पे सी लिखे हो ना, अगर कोई v वेग से गतिशील हो, तो v वेग से गतिशील हो तो बस इसके जगह v लिख दोगे, यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो लेमडा बराबर h बटा का mc है ना, तो लेमडा बराबर का h बटा का m भी हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक होता है, ओके जी, चीजें क्लियर है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन 26 नंबर, अल्फा किरण के दो गुण, अल्फा किरण के दो गुण, बीटा किरण के दो गुण, गामा किरण के दो गुण, एक्स किरण के दो गुण, जरूर याद रख लेना, लेजर किरण के दो गुण, जितना पॉसिबल हो पाए उतना याद रख लेना आप, ठीक है। अल्फा किरण क्या होता है, तो अल्फा किरण के आपको दो गुण को बताना है, तो अल्फा किरण जो होता है वो भैया तीव्रगामी होता है, क्या होता है, तीव्रगामी होता है, और अल्फा कण अल्फा कण पे कोई आवेश नहीं होता, पहले समझो अल्फा कण पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं, ठीक है। बीटा किरण पे आवेश होता है, बीटा किरण पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण मतलब बीटा किरण एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, समझ लो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम,
तो ये भी बीटा किरण पे सेम आवेश यही होता है, ठीक है। जो घनत्व होता है, सॉरी, जो हमारा भार होता है 9.1 गुने 10 का पावर 11 केजी, वो बीटा किरण का भी होता है। इलेक्ट्रॉन का जब ये भार है तो बीटा किरण का भी भार होगा वो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी बीटा किरण के दो गुण, इस पे भैया चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक का चार्ज होता है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो सकते हैं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो सकते हैं। ओके, चीजें क्लियर आप सभी की? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई भी प्रॉब्लम? नो? मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो जी, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो चीजें समझ गए ना बीटा किरण। और एक चीज और दे सकते हो यहाँ पे कि जो एज कम्पेयर टू, अगर मैं जो बीटा किरण है इसको मैं कंपेयर करूँ अल्फा किरण से, ठीक है, अल्फा किरण से, तो भेदन क्षमता बीटा किरण की ज्यादा होती है, 100 गुना ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्फा किरण, ठीक है। आगे आ जाओ, गामा किरण। अब गामा किरण के दो गुण की जहां तक बात कर ली जाए तो गामा किरण पे भी भैया कोई आवेश नहीं होता है, गामा किरण पे भी कोई आवेश नहीं होता, ध्यान देना, ठीक है। गामा किरण पे भी कोई आवेश नहीं होता है, ये भी इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यह भी विक्षेपित नहीं होता है, बिकॉज इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, ये आवेश रहित होता है, ठीक है। और गामा किरण जो है ना, वो एक्स किरण के भांति, एक्स किरण चूंकि आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसी के भांति ये व्यवहार करता है, यानी कि गामा किरण एक्स किरणों के भांति विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आज की इस क्लास में हमने 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे, फायर क्वेश्चन थे सारे के सारे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। सबको आप याद रख लेना। पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करो, मैं आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है, लिखा हुआ सारी चीज टाइप किया हुआ, ओके जी। बाकी आप सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को, अगर आप सभी को हमारे चैनल की वीडियो अगर आप सभी को पसंद करते हैं तो दोस्तों में शेयर करेंगे, दोस्तों में बताएंगे कि हाँ, इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीजें की तैयारी कराई जाती है भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी वो सारी चीज की, ठीक है। बाकी आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। एंड 100 सब्सक्राइबर का टारगेट हमको चेज करना है 1 फरवरी तक, ठीक है। ऐसा मैं अनुमान लगाया हूँ, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज, मैं ऐसा नहीं कहता कि एज अ क्रिएटर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज आप, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने माइंड से बिल्कुल प्लीज निकाल दो, ठीक है। क्योंकि मेरे को बिहार की जो शिक्षा नीति है उसमें हमको ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें हमको चेंजेस कर लानी है, ठीक है। बिहार को सुधारना है यार, टॉप पे ले जाना बिहार को एक न एक दिन, ठीक है। तो वही शिक्षा के माध्यम से भी हम लोग ले जा सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि बिहार में कितने अशिक्षित लोग हैं, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, आप अच्छी तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, आप भी एक दिन हमें सपोर्ट करो जितना ज्यादा हो सके इस बिहार वाले रणनीति में, बिहार की शिक्षा नीति को सुधारने में जितना ज्यादा हो सके आप हमें हेल्प कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर देना आप सभी, क्योंकि इस चीज से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और आप देखते हो तो आप सीखते हो, पढ़ते हो, समझते हो सारी चीजों को, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच बच्चों।